अंजलि एक गरीब और सांवली लड़की होती है जिसकी शादी निहार से होती है। निहार काफी हैंडसम होता है। निहार अंजलि से प्यार नहीं करता है क्योंकि उसे उसके सांवलेपन से नफरत होती है। उसे अपनी स्वर्गवासी पिताजी के दबाव में आकर अंजलि से शादी करनी पड़ती है। एक रात, निहार, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हारे करीब आने की कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने देते हो। अरे तुम जैसी जली हुई चाय वाली शक्ल की लड़की के साथ कौन सुहागरात मनाएगा भला। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारी शक्ल देखकर ही घिन आती है मुझे। वो तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ रह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो, वरना कब का लात मारकर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया होता मैंने तुम्हें। तुम और तुम्हारा बदन का रंग दोनों ही पनौती हो। निहार के मुंह से ये सारी कड़वी बातें सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और वो अगले दिन काम करते समय फूट फूट कर रोती है। ये देखकर उसकी सास कोकिला उसी पर चिल्लाती है, अरे ओ मनुष्यत की मूरत, क्या हुआ? तेरी आंखों का नल इतना ओवरफ्लो क्यों कर रहा है आज? तो जैसी सांवली बहू के होने से पहले ही मेरे घर में पनौती का निवास है। अब ये आंसू बहाकर तू घर में और पनौती ला। माँ जी, मुझ में क्या कमी है? अरे मेरा रंग सांवला है तो क्या हुआ? रूप रंग ही सब कुछ होता है क्या माँ जी? मैं आपसे और निहार जी से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हो, क्यों? अरे चल चल, अपना ये बेचारी बनने का ढोंग कहीं और कर। हाथ चला जल्दी जल्दी। अब ऊपर वाले ने तुझे इतना बदसूरत बनाया है तो हम क्या करें? तेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, रोती बैठ। पर हाँ, सारे काम पूरे हो जाने चाहिए, वरना टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी, ध्यान रखियो। निहार और अंजलि के पड़ोस में एक नई अकेली जवान महिला रहने आई होती है। उसका नाम मोनिका होता है। मोनिका और निहार रोजाना एक दूसरे को छत पर देखा करते हैं। जब निहार छत पर सुबह सुबह वर्कआउट करता है तभी। वाह, काफी हॉट हो आप मिस्टर पड़ोसी, मानना पड़ेगा, यह कमाल की बॉडी बनाई है। थैंक्स। वैसे आप भी कम हॉट नहीं हो। बाय गॉड, आपको देखकर तो मैं फ्लैट ही रह गया। अच्छा जी। बाय द वे, आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है। और आपका? निहार। मोनिका और निहार दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अब नंबर्स भी एक्सचेंज करके बातें करने लगते हैं। कब बातें मुलाकातों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। मोनिका, मुझे तुम बहुत पसंद आने लगी हो यार। तुम्हें ना देखूं तो मेरी आंखें मुझसे शिकायत करने लगती हैं। कैसी उटपटांग बातें करते हो। मुझे भी तुम काफी अच्छे लगते हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? लेकिन तुम तो शादीशुदा हो ना, और मैं तलाकशुदा हूँ। तो उसमें क्या होता है? मैं अपनी बीवी से रत्ती भर भी प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। तुम्हारा नशा चढ़ गया है मुझे, सच में। तुम भी ना नेहा, पागल हो पूरे। निहार मोनिका को अब बिना शादी किए ही घर में रहने ले आता है और जब अंजलि उसे रोकती है तभी। खबरदार, जो मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कहने की हिम्मत की तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। ओ नहीं तो क्या, तेरे होने से तो मेरा बेटा खुश नहीं रह सकता है। अब कम से कम उसकी इन नई खुशियों पर तो तू अपनी सांवली बुरी नजर मत लगा। निहार, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, ये सब मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है। निहार। अंजलि, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये सब सहना होगा। जाओ, जाकर मेरी और अपनी सौतन की सुहागरात की सेज सजाओ, जाओ। अंजलि के पास और कोई चारा नहीं था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो और कहीं जाती भी कैसे? और ऊपर से वो निहार से बेहद प्यार करती थी। अंजलि रोते हुए निहार के कमरे में जाकर सुहागरात की सेज लगाने लगती है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने ही सौतन की सुहागरात की सेज सजानी पड़ेगी। ये क्या दिन देखा रहे हैं भगवान जी आप मुझे। अरे ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो दुनिया भर के सारे दुख सारी तकलीफें आप मेरी ही झोली में भर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान जी?
अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वहीं एक ही छत के नीचे रहते हुए अंजलि का पति उसकी सौतन के साथ सुहाग रात मनाता है। मोनिका कोई काम नहीं करती है और दिन रात मोनिका और कोकिला अंजलि पर हुक्म चलाती रहती हैं। अंजलि, मेरे और निहार के कमरे की सफाई कर दो और हाँ, उसके बाद कपड़े भी धो देना। निहार की शर्ट अच्छे से धोना। वो क्या है ना, उस पर मेरी काफी सारी लिपस्टिक के निशान है। मैं उसे बहुत सारी पपड़ी देती हूँ ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है मोनिका। निहार की शर्ट पर मोनिका के लिपस्टिक के निशान देखकर अंजलि को बहुत दुख होता है। उसकी आंखों के सामने ही निहार मोनिका को प्यार देता रहता है और उन दोनों को करीब आता देखकर अंजलि का दिल चीर सा जाता है। अरे कल मुंह करम चली। माँ जी, मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है माँ जी। अरे नालायक लड़की, तू वहाँ उन दोनों को देख रही है और यहाँ सारी सब्जी जल रही है। तुझे कुछ अकल वकल है या नहीं, या कहीं बेच आई है तू अपनी सारी अकल, बुड़बक कहीं की। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरा ध्यान नहीं था। मैं आइंदा से ऐसा नहीं होने दूंगी। आइंदा से अगर तूने कोई भी सब्जी जलाकर बर्बाद की तो मैं तुझे पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी, समझ गई तू? ठीक है माँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ जल्दी से भोंक, क्या भोंकना चाहती है तू? माँ जी, निहार जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब आपको सही लग रहा है क्या? आप तो उनकी माँ हो ना। एक माँ होने के नाते मैं हमेशा अपने बेटे की खुशी ही चाहूंगी और मेरा बेटा अगर उस मोनिका के साथ खुश है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माँ जी। अंजलि को समझाने वाला कोई नहीं था, वो अकेली ही घुट घुट कर जी रही थी। निहार मोनिका को महंगे महंगे तोहफे देता है और उसको अपने सर पर बैठा कर रखता है। उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता है। वाओ बेबी, दिस इज सो नाइस, थैंक यू सो मच। ये सारे तोहफे बहुत ही प्यारे हैं। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। मोनिका, निहार, अब तुम दोनों जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर लो और शादी के बंधन में बंध जाओ। क्यों निहार बेटा? हाँ माँ। लेकिन निहार, शादी करनी जरूरी है क्या? आई मीन, वैसे भी तो खुश ही रह रहे हैं ना, तो फिर। मोनिका, आई लव यू यार। और हर प्यार करने वाला अपने हमसफर के साथ अपना जीवन बिताना चाहेगा और इसीलिए तो शादी की जाती है। एक बार मैंने शादी की है, वो भी पापा के कहने पर, और मैं उस शादी को करके बुरी तरह फंस गया। लेकिन मुझे अब अपनी खुशियों को महत्व देना है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी खुशी हो मोनिका और मैं तुम्हारे साथ शादी करके ही रहूंगा। मोनिका ये सब सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे निहार के पैसे और उसके शरीर से मतलब था। उसे उससे कोई प्यार व्यार नहीं था। एक दिन अचानक से जब निहार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तब डॉक्टर उससे 3 महीने की बेड रेस्ट करने को कहते हैं। उस दौरान जब मोनिका को निहार की सेवा करनी चाहिए, वो उसके आधे पैसे लेकर भाग जाती है और उसे चिट्ठी लिख जाती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और इसलिए शादी नहीं कर पाएगी। वहीं 3 महीने तक अंजलि निस्वार्थ भाव से अपने पति निहार की सेवा करती है और उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं आने देती। अंजलि का ये निस्वार्थ प्यार देखकर निहार को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अंत में वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अंजलि। जब मुझे मोनिका की ज्यादा जरूरत थी तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। वो बस मेरे पैसों से और मेरे शरीर से मतलब रखती थी। लेकिन मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, उसके बावजूद भी तुमने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा और बिना किसी नफरत के, बिना किसी स्वार्थ के मेरा इतना ख्याल रखा। अंजलि, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं गलत था जो तुम्हें तुम्हारे रंग से जज करता था, लेकिन असल में तो तुम बहुत सुंदर हो क्योंकि तुम्हारा मन और दिल सुंदर है। मुझे भी माफ कर दे बहू, जाने अनजाने में मैंने भी तुझे ढेरों तकलीफें दी है, लेकिन आज मेरी भी आंखें खुल गई है। तो जैसी बहू और बीवी ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। अंत में उन दोनों को अंजलि की कीमत पता चल जाती है और अंजलि उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद वो तीनों खुशी से साथ रहने लगते हैं और जीवन साथ में ही बिताते हैं।
ये कहानी है गरीब सुमित्रा की, जो अपने घर में अपनी बड़ी बहू विशाखा, बेटे अर्पित और रवि के साथ रहती थी। अरे बहू, कितनी ठंड हो रही है, जरा एक कप चाय तो बना दे। पर माँ जी, दूध तो सारा सुबह ही खत्म हो गया था, बस एक गिलास दूध रखा है, और आप तो जानती है ना कि अर्पित जी उस एक गिलास दूध से अपनी दवाई लेते हैं। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी, तू रहने दे। अब जब कल सुबह दोबारा दूध आएगा, मैं तभी चाय पीऊंगी। वैसे भी दूध बहुत महंगा हो गया है। माँ, अगर आपका चाय पीने का मन है इस ठंड में, तो आप अपना मन क्यों मार रही हो? विशाखा, तुमने जो मेरा दूध रखा है उसमें पानी मिला दो और मेरे लिए सिर्फ इतना ही दूध रखो कि मैं अपनी दवाई खा सकूं। नहीं बेटा, मुझे इतनी भी चाय की तलब नहीं है। हम गरीब इंसान को अपनी हैसियत देखकर चाय पीनी चाहिए। इतना महंगा दूध और 2 वक्त की चाय पी पाना इस ठंड में हम गरीब की किस्मत में नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो बहू तेरे लिए थोड़ा सा दूध बचा पाती है ताकि तू दवाई ले सके, तो उसमें भी पानी डलवाकर मेरे लिए चाय बनवा रहा है। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। सुमित्रा और उसका पूरा परिवार काफी गरीब थे। वो लोग इस ठंड में भी 2 टाइम की चाय पीने से पहले 10 बार सोचते थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं निधि नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। वो हमारी तरह गरीब घर की नहीं है। मैंने उसके घर में बात कर ली है। वो सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे बस आपकी मंजूरी चाहिए। आप कहोगी तो ही मैं निधि से शादी करूँगा। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा। बेटा, उस लड़की ने सिर्फ तुझसे प्यार नहीं किया है, बल्कि तुझ पर विश्वास भी किया है। और अगर मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके खुश है, तो मैं भला तुम्हारे इस रिश्ते से क्यों नाराज रहूंगी। मैं तुम्हें मंजूरी देती हूँ, तुम निधि से शादी कर लो। पर मुझे चिंता इस बात की है, निधि इतने बड़े घर की बेटी है, वो हम गरीबों के साथ कैसे रह पाएगी। माँ जी, प्यार ऐसा ही होता है। प्यार कभी जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखता। मुझे अपनी होने वाली देवरानी पर पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द खुद को इस घर में एडजस्ट कर लेगी। पूरा परिवार रवि की शादी से बहुत खुश होता है और बहुत जल्द रवि निधि से शादी करके आ जाता है। पर क्या निधि अपने गरीब ससुराल वालों के साथ एडजस्ट हो पाएगी? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। कमबख्त, ये ठंड तो बढ़ती जा रही है। बड़ी बहू छोटी बहू को ठंड लग रही होगी। वो तो अमीर घर की है, बेचारी कैसे हमारे घर में रहने की कोशिश कर रही होगी, ये बात तो सिर्फ वही जानती है। इसीलिए तू एक काम कर, उसके लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दे। हाँ माँ जी, मैं वही कर रही थी। पर माँ जी, बाहर कुछ मेहमान आए हुए हैं और घर में सिर्फ आधा किलो दूध है। उसमें भी 1 गिलास मैंने अर्पित जी के लिए दूध निकाल कर रख दिया है। आप आधा किलो दूध और ले आओ। बहू, एक तो ये महंगाई और ऊपर से ये ठंड, बिना चाय पिए तो ठंड में रहा भी नहीं जाता। और घर आए मेहमानों को अगर चाय नहीं देंगे तो वो भी क्या सोचेंगे। तू रुक, मैं अभी थोड़ा सा दूध लेकर आती हूँ। घर में पहले ही 10 मेहमान थे और घर के भी 4 लोग थे। आखिर इतने सारे लोगों में आधा किलो दूध से क्या ही होता। पर फिर भी सुमित्रा आधा किलो दूध लेकर घर आती है। पर इतने दूध से सबके लिए चाय कहाँ बनने वाली थी, इसलिए हमेशा की तरह आज भी निधि दूध में पानी डाल देती है। सभी के लिए पानी वाली चाय बनाती है। जो भी कहो विशाखा बहू, तेरे हाथ की चाय में तो जादू है, जादू। मजा आ गया पीकर। हाँ बहू, इस ठंड में तेरी हाथ की चाय पीकर तो मजा ही आ जाता है। विशाखा बहू, चाय ठंडी हो जाए उससे पहले अपनी देवरानी को दे आ। आखिर ये चाय मैंने उसी के लिए तो बनवाई है। सुमित्रा के कहने पर विशाखा चाय अपनी देवरानी के लिए ले जाती है। पर चाय का एक घूंट पीते ही निधि के मुंह से चाय निकल जाती है। वो गुस्से में गिलास को पटकते हुए अपनी जेठानी से कहती है, छी, इसे आप चाय कहती हैं? ये चाय कम पानी ज्यादा है। ऐसी चाय तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पीते। निधि, थोड़ा आराम से बोलो। मैं जानती हूँ पानी वाली चाय है, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आई, पर हम लोग ऐसी ही चाय पीते हैं। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं जो आधा किलो दूध में पत्ती डालकर पिए। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। सच कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। अगर रवि ने मेरी बात सुन ली होती तो आज मैं और रवि अलग रह रहे होते। पर वो तो अपनी गरीब माँ और गरीब परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी, और उसकी वजह से मुझे भी यहाँ गरीबी झेलनी पड़ रही है। और इतनी ठंड में 1 कप ढंग की चाय भी नसीब नहीं हो रही। निधि की ऐसी बातें सुनकर विशाखा को बुरा लगता है। विशाखा सारी बात अपनी सास को बताती है।
पर सुमित्रा भी क्या कर सकती थी। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, इतनी ठंड हो रही है, डेली इस घर में दूध आता है पर फिर भी मुझे पानी वाली चाय दी जाती है। और मेरी जेठानी तो बहुत चालाक है, हमें पानी वाली चाय दे देती है और अपने पति के लिए ग्लास में दूध छुपा कर रखती है। ग्लास में दूध देखकर निधि का गुस्सा बढ़ जाता है और वो रखे हुए दूध की चाय बनाकर पी जाती है। शाम को जब विशाखा ग्लास में दूध देखती है तो ग्लास खाली था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। दूध कहाँ चला गया? मैंने तो ग्लास में संभाल कर रखा था। अब अर्पित जी दवाई कैसे खाएंगे? क्या हुआ विशाखा, तुम खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? दूध दो मुझे, दवाई खानी है। पर अर्पित जी, घर में तो दूध है ही नहीं। मैंने तो कल दूध संभाल कर रखा था, आपके लिए बहुत ध्यान से रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अर्पित और विशाखा बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए निधि आती है और उसे चाय पीते देखकर विशाखा सब समझ जाती है। अब मुझे समझ में आया कि किस बिल्ली ने मेरे दूध पर हाथ मारा है। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? इतनी ठंड हो रही है, अब क्या इंसान ठंड में 2 टाइम की चाय भी नहीं पी सकता? आप लोगों को चाय बनानी तो आती नहीं है, चाय के नाम पर पानी वाली चाय पकड़ा देती हूँ और अपने पति को दूध पिलाने के लिए दूध छुपा कर रख लेती हूँ। अब आप गिरी हुई हरकतें करोगी तो मुझे भी इतना नीचे तो गिरना पड़ेगा ना। निधि, तुम्हारे जेठ जी की दवाई चल रही है और ये दवाई दूध से ही खा सकते हैं, पानी से नहीं। और रही बात चाय की, तो बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर चाय बनती ही नहीं, पर हम गरीब पानी वाली चाय ही सही, पर इस ठंड में चाय तो पी रहे हैं और तुम्हें भी दे रहे हैं। अगर तुम हम गरीबों को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम्हें गरीब घर की बहू बनना ही नहीं चाहिए था। विशाखा शांत हो जाओ, अगर उसको चाय पीने का मन था तो उसने बनाकर पी लिया। अगर मैं एक दिन नहीं दवाई खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। चलो अब शांत हो जाओ। अर्पित बात संभाल लेता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में दूध आना बंद हो जाता है। पर घर में हर किसी को चाय पीने की आदत होती है, तो वहीं अर्पित को दवाई के लिए दूध चाहिए था। इसलिए सुमित्रा सिर्फ अपने बेटे के लिए 1 गिलास दूध लेकर आती है और सभी घर वालों के लिए विशाखा पानी वाली चाय बनाती है। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और हमारी गरीबी भी। अब तो नौबत ये आ गई है कि हम ठंड में 1 टाइम की भी चाय नहीं पी रहे। और माँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भैया अकेले क्या करेंगे? मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। अगर मैं काम करता तो शायद हम आज पानी वाली चाय ना पीकर दूध वाली चाय पी रहे होते। घर वालों की बात सुनकर निधि का गुस्सा बढ़ जाता है। वो मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। एक बार फिर से अर्पित के लिए रखा हुआ दूध देखती है और उसकी चाय बना लेती है। हमारे लिए 1 कप चाय बनाने के लिए इस बुढ़िया के पास पैसे नहीं है। इतनी ठंड में पानी में चीनी पत्ती डालकर चाय बना रही है और अपने बेटे के लिए दूध बचा कर रख रही है। पता नहीं उस सांड को दूध और दवाई खिला खिलाकर और कितना सांड करना चाहती है ये। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए वो सांड कैसे दूध पीता है। इस दूध की तो चाय बनेगी और सिर्फ मैं पीऊंगी। निधि अपने गरीब ससुराल वालों को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो अपने जेठ के हिस्से का रखा हुआ दूध अब चाय में इस्तेमाल करती है और उसकी चाय पी जाती है। इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते दवाई ना लेने की वजह से अर्पित की तबीयत अब खराब हो जाती है। अरे अरे अर्पित बेटा, होश में आ, क्या हो गया तुझे? भगवान, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा? माँ जी, ये सब कुछ इस अमीरजादी की वजह से हुआ है। इसी को अच्छी चाय पिलाने के चक्कर में मेरे पति ने दवाई खानी छोड़ दी और आज उनकी ये हालत हो गई। निधि, मुझे लगा था तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर आज मुझे लग रहा है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी जिद था जिससे तुम शादी करना चाहती थी। पर मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इतना बोलकर रवि अपने भैया को अस्पताल ले जाता है। सुमित्रा अपने सारे गहने बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाती है। अपने सामने इतनी ठंड में अपने गरीब परिवार को भागदौड़ करता देखकर निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और जब अर्पित ठीक होकर घर आता है तो निधि सबके लिए खाना परोसती है और सभी से माफी मांगती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, इसलिए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आप सब कैसी चीजों को इस ठंड में मैनेज कर रहे हैं। पर सच में मैं कभी नहीं चाहती थी कि जेठ जी की ऐसी हालत हो जाए। आज से मैं आप लोगों की तरह पानी वाली चाय पीऊंगी और हो सका तो नौकरी भी करूंगी ताकि घर की हालत ठीक हो सके। निधि की ये बात सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं।
सब निधि